टुडे साइंस चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो होपफुली मेरे ख्याल से शायद 2 ही होंगे, ये दोनों लंबे चैप्टर है। लेट्स सी। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से 4 मार्क में भी एक आता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं 2 मार्क का, या तो 2 मार्क का एक आंसर भी आ सकता है। इन 4 मार्क में तो एक डेफिनेटली आता ही है। तो सबसे पहले तो कार्बन का कंटेंट इसमें दिया हुआ है। कार्बन 2 तरह के फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो पानी में अवेलेबल है, अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.02% कार्बन अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, एंड एटमॉस्फेयर में देखें तो 0.035 टू बी वेरी प्रिसाइज 35% में अवेलेबल है, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। नाउ सीधा बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कार्बन की सबसे पहले तो वैलेंसी, C6 2 and 4. Now this is the valency of carbon. This is the electronic configuration of carbon in which 4 is the valency. अब 4 वैलेंसी है। वी आर नोइंग, कल हमने मेटल्स नॉन मेटल्स देखा कि अगर 4 वैलेंसी है तो एलिमेंट क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, बट इस केस में दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो बचेगा खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर 6 प्रोटॉन्स। ये बैलेंस रहेगा ही नहीं, अनस्टेबल जो है वो कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट हो जाएगा। सेम गोस फॉर इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे आउटर मोस्ट में तो हो जाएंगे, लेकिन ऑल ओवर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे, और प्रोटॉन अभी भी तो 6 ही रहने वाले हैं। तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट दिस कार्बन विल डू? कार्बन विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे जो है वो फॉर्म करने वाला है ना। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसी और के साथ वो शेयर करता है, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है। तो कई तरह के कंपाउंड है यहाँ पे, और कार्बन से मिलते जुलते 3 मिलियन से ऊपर भी केमिस्ट नोन कंपाउंड है। 3 मिलियन से ऊपर, इतने तो नोन फॉर्मूलाज है कार्बन के, इतने सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर भी हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो ये तुम्हारा पेज नंबर 59 पे जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, कुछ कंपाउंड यहाँ दिए उसको देख लेना। एसिडिक एसिड का दिया हुआ है जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी जिसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म दिया, इथेनॉल दिया, मीथेन दिया, इन सभी के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया। यू मस्ट सी दैट दिस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो एज कंपेयर्ड टू द लास्ट डेज आयनिक कंपाउंड हमने देखे थे। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हजारों में होते हैं, जबकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए सारे कंपाउंड जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं। व्हाई रीजन? ये जो बॉन्ड रहता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता नहीं है, जिसकी वजह से इसको पिघालना या बॉइल करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो पहली बात तो यही आती है। फिर बीच में उसी पेज पे पेज नंबर पॉइंट नंबर 1 और 2 जो था वो C4+ और C-4 क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसी के बारे में है। अब आ जाओ सीधा पीछे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें से डेफिनेटली 2 मार्क में पूछते हैं, बट इसके अलावा कई सारे एग्जांपल्स है अपने पास। H2 है वैरायटी में, Cl2 है, N2 है, O2 है, देन CO2 है, देन मीथेन है, CH4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स है। इसके अलावा टेक्स्ट के पीछे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन, इन सभी का डॉट फॉर्मेशन पूछते हैं, और उसी में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे जैसे कि मीथेन है, तो मीथेन का C, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? तो 4 हैं, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4 हाइड्रोजन है आजू बाजू में। हाइड्रोजन के भी ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही है। तो इन सभी का जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे है, यू कैन सी लाइक दिस, कार्बन हर एक 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उसका शेयरिंग करेगा। सेम गोस फॉर हाइड्रोजन एज वेल। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, एंड दस हाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे हर एक के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन अगर साथ में आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इस तरह से। तो इधर इट कैन बी कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट डबल बॉन्ड, और कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ भी नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से होता है यहाँ पे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप का डॉट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क में डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर तो आता ही है, तो इसको बराबर से कर लेने का। तो कई सारे एग्जांपल्स वहां पे दिया ही हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में कैन बी आस्क्ड। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, 3 एलोट्रॉप है कार्बन के। सबसे पहला डायमंड है, सेकंड ग्रेफाइट है, और तीसरा फुलेरिन है, ठीक है। नाउ डायमंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। वैसे तो हमने देखा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं, बट ये तो नॉन मेटल का एलोट्रॉप है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो ये एलोट्रॉप जो है वो इतना हार्ड क्यों है? तो बिकॉज ऑफ इट्स 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। एक जो कार्बन एटम है आजू बाजू ऊपर नीचे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे करके 3 डायमेंशनल आगे भी स्ट्रक्चर जो है वो बना था, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा रिजिड बन जाता है,
और इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एंड बिकॉज ऑफ अगेन द सेम स्ट्रक्चर, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई। और ये काफी हार्ड है, काफी सॉलिड है, और ये इसको काटना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। सेकंड इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर हेक्सागोनल एरे के फॉर्म में बनता है, यानी कि इस टाइप से। अब इसमें यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यानी एक कार्बन आजू बाजू में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तीसरा इसके नीचे एक हेक्सागोनल एरे बनता है इस तरह से। तो ये कार्बन एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है और एक नीचे जुड़ा हुआ है। बट नीचे वाले के साथ जो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में जुड़ा हुआ है, आजू बाजू में सिंगल सिंगल। रीजन, कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4, एक यहाँ पे और 2 नीचे। नाउ दिस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड जो है ये आराम से घूम सकता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से द फॉर्मेशन विल बी लाइक स्लिपरी नेचर। जो 2 हेक्सागोनल एरे है ना, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट ग्रेफाइट इज अ वेरी स्लिपरी इन नेचर, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। अब ये जो स्लिपरी नेचर है, तो बॉन्ड इनके बीच में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को? इस फोर्स को वैन डर वाल्स फोर्स, बराबर। इस फोर्स को वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। टेक्स्ट में था नहीं, मैंने लिखवाया था, एडिशनल लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है फुलरिन। फुलरिन इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। ये एक कार्बन बेस्ड ऑब्जेक्ट बनाया गया है। C60 इसका मॉलिक्यूल का नाम है। C60 इसका मतलब इस कंपाउंड में 60 कार्बन एटम्स को जोड़ के बनाया हुआ है। सबसे पहले बकमिंस्टर फुलर ने जियोडेटिक डोम बनाया था अमेरिका में, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो फुलरिन, इसका नाम इसका फुलरिन रखा गया है। अब इसकी एक खास पहचान है, फुटबॉल सभी ने देखा ही होगा, तो फुटबॉल में हेक्सागोनल्स एंड पेंटागोनल्स रिंग्स होती है। तो इसी फॉर्म में ये जो है वो इसका डिजाइन है। तो नाम याद रखना है इसका स्ट्रक्चर लिखना है, किसने बनाया था वो हमको लिखना है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 3 और 4 मार्क्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर आ जाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगेन वन मोर 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। वर्सेटाइल नेचर 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो है कैटेनेशन और दूसरी टेट्रा वैलेंसी। कैटेनेशन यानी कार्बन इज हैविंग अ टेंडेंसी टू कनेक्ट विद अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। एक लंबी चेन बना सकता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो नॉर्मली कोई दूसरे एटम में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा लौता एलिमेंट है जिसमें प्रॉपर्टी है। सिलिकॉन भी ऐसा बना था, लेकिन कहां तक? 6-7 एलिमेंट्स तक वो 6-7 तक जुड़ सकता है, उसके बाद वो स्टेबल रहता नहीं है। लेकिन कार्बन जो है वो काफी लंबे लंबे तक एलिमेंट जो है वो बना सकता है। हमने सोप देखा है, सोप का फॉर्मूला किसी को याद है? C17H35COONA या C15H31COONA। ये तो खाली सोप का एक नॉर्मल सा, इसके अलावा भी बहुत सारे लंबे लंबे कार्बन जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो कार्बन का ये सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर में कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेकंड, टेट्रावैलेंसी। अगेन हमने देखा कार्बन जो है 4 इसकी तो वैलेंसी है, और 4 की वैलेंसी में चाहे एक मोनो एटम चाहे 2 डाई एटम, अलग अलग हेट्रो एटम्स जुड़ सकते हैं एंड वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है वो बनाता है। तो इन 2 प्रॉपर्टी की वजह से ही यहाँ पे जो है कार्बन ने अपना जो नाम है एलिमेंट्स की दुनिया में रोशन करके रखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तीसरी एक प्रॉपर्टी भी है जिसको लेकिन अलग से आंसर बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। कार्बन आइसोमर्स, आइसोमर्स यानी क्या होता है? द कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula। तो structural formula कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वो अलग अलग तरह से कार्बन के 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक लॉन्ग चेन, दूसरा ब्रांच स्ट्रक्चर और तीसरा रिंग स्ट्रक्चर। तो अलग अलग स्ट्रक्चर जो कार्बन बनाता है, जिसकी वजह से भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंदर सेम हो सकते हैं बट उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। तो दैट फॉर्म्स अ डिफरेंट कंपाउंड इटसेल्फ इन अ लीफ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाते हैं, इसको अलग ही एक प्रॉपर्टी बन जाती है। अलग अगर उसमें कोई हेट्रो एटम दूसरा कोई जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया, कुछ भी जुड़ गया, तो कंपाउंड का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। जिसकी वजह से कार्बन जो है काफी ज्यादा अलग वेराइटी ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो आइसोमेरिज्म का भी आपको 3 मार्क में पूछा जा सकता है, इन विच यू कैन आस्क ब्यूटेन जिसके 2 आइसोमर्स हैं, देन अपना पेंटेन 3 आइसोमर्स हैं, और हेक्सेन जिसके 5 आइसोमर है। इसके अलावा हेप्टेन के 9 आइसोमर है। जनरली पूछेंगे नहीं, हेक्सेन के भी चांसेस कम है, लेकिन प्रिपेयर रहने का आपको करवाया भी था, टेक्स्ट बुक में लिखा भी हो सकता है। देन एक ये फेडरिच वोलर वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का पैराग्राफ अंदर होना चाहिए न्यू टेक्स्ट बुक में भी, फेडरिच वोलर वाला, के वाइटल फोर्स। जनरली ऐसा था कि वाइटल फोर्स जरूरी रहता है कार्बन वाले कंपाउंड। अपने सब किससे बने हुए हैं? ऑब्वियसली कार्बन से बने हुए हैं। तो हम लोग जीवित है, यानी हमारा डीएनए है, हम लोग जिंदा है,
तो ऐसा पहले माना था कि एक वाइटल फोर्स जरूरी, वाइटल यानी एक इंपॉर्टेंट कोई कुदरती ऐसा फोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से कार्बन बॉडी में आया होगा, बट ऐसा था नहीं। फ्रेडरिक वॉलर्स की टीम ने प्रूव किया था लैब में, एंड अल्टीमेटली ऐसा बनाया गया था कि यूरिया जो बनाया जाता है, जो अपने यूरिन में भी पाया जाता है, तो यूरिया जो बनाया वो लैब में बनाया जाता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि नेचुरल फैक्टर ही जरूरी था, ये अपने आप कार्बन बना था, हमारे अंदर आता ऐसा नहीं था। हमारे पहले डीएनए के पहले भी ऐसे कई सारे कंपाउंड थे जिसमें कार्बन थे। Now comes to saturated and unsaturated carbon compound, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 मार्क में इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं और एक एक एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड व्हिच आर हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, जबकि अनसैचुरेटेड में इट कैन हैव डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। दूसरी बात, सैचुरेटेड कंपाउंड में याद रखना सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पूरी एक लीग लगी हुई है, जिसके पहले आपको मैं पूरे रूट नेम्स याद करा दूं। तो अपना 1 मैं 2 एंड ठीक है। तो कई तरह के यहाँ पे है, 10 तक तो अपने को खाली याद रखना है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा रूट नेम है, अगर पहली सीरीज की बात करें सैचुरेटेड में, तो आल्केन सीरीज, आल्केन, आल्केन यानी जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। इसका पहला मेंबर कौन होता है, मीथेन, बराबर है। यहाँ पे n की जगह आपने 1 से शुरुआत कर सकते हैं। अगर अनसैचुरेटेड की बात करूं तो आएगा तुम्हारा आल्कीन या अल्काइन। अगर अल्कीन की बात करें CnH2n, अगर अल्काइन की बात करें CnH2n-2। इसका पहला मेंबर मीथेन कतई नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए 2 कार्बन के बीच में, और अपना पहला है मेथ जिसमें एक ही कार्बन होता है, लेकिन अपने यहाँ पे चाहिए हमको कम से कम 2 कार्बन टू क्रिएट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो अल्टीमेटली पहला मेंबर यहाँ पे ईथीन होगा और यहाँ पे ईथाइन होगा, बराबर है। आगे की सीरीज जो है वो सेम की सेम रहती है। नाउ अगर हम अल्केन सीरीज में आगे जाते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये अगर जाते हैं तो इसमें आप देखोगे कि हर एक सक्सेसिव मेंबर जो रहेगा दैट इज अहेड बाय CH2। ये एलिमेंट एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस से आगे बढ़ता जाएगा, एंड अल्टीमेटली द मास विल आल्सो इंक्रीज। मास जो है वो 14 AMU से बढ़ता जाता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, होमोलोगस सीरीज। इसको होमोलोगस सीरीज हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी सीरीज आप पकड़ लो, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। अल्कोहल सीरीज पकड़ लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कोई भी सीरीज आप पकड़ लो, इन सभी सीरीज में अगर वो सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप है और अगर वो सेम सीक्वेंस से वर्ड है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा वो बॉन्ड CH2 है, और हर एक का जो सक्सेसिव मॉलिक्यूलर वेट है वो 14 AMU से बढ़ता जाता है। क्या है तो आ जाओ पीछे अपने, सीधा आइसोमर वगैरह सब हो गया। विल यू बी माय फ्रेंड पे आ जाओ, सीधा पेज नंबर 66, फंक्शनल ग्रुप। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको 3 मार्क में पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी। फंक्शनल ग्रुप लगाने से पूरी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी हियर देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे कि हेलोजेंस, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब जो है वो बिना ऑक्सीजन वाले एक हेट्रो एटम्स है। हेट्रो एटम यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, उसको बोलते हैं हेट्रो एटम्स, ठीक है। तो ये हेलोजन है, और दूसरे जो है ऑक्सीजन वाले, तो इसमें कई सारे हैं, बट अपनी स्टडी में फिलहाल 4 अपने को याद रखना है। पहला अल्कोहल OH, दूसरा अल्डिहाइड CHO, तीसरा अपना कीटोन बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C, इस तरह से, और चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड COOH, बराबर है। अब इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तो अपने डिफरेंसेस की बात करते हैं यहाँ पे। अगर मैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो की बात करूं, पहली बात तो ये कहीं पे भी किसी भी कार्बन के ऊपर लग सकता है, रिप्लेसिंग द H एटम। हमने हाइड्रोजन देखे हुए, ठीक है। अगर बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, सपोज के मैं इस हाइड्रोजन को निकाल के अगर क्लोरीन लगा देता हूं, तो ये कंपाउंड जो पहले प्रोपेन था, अब ये प्रोपेन नहीं है, ये क्लोरोप्रोपेन हो गया, या तो फिर 1 क्लोरोप्रोपेन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। प्रोपेन अलग था और क्लोरोप्रोपेन जो है वो अलग हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम H को रिप्लेस करके यहाँ पे आया है। अब यहाँ की जगह अगर यहाँ आ गया तो क्या लिखेंगे अपने 2 क्लोरोप्रोपेन। तो डिपेंड करता है, आपको नामकरण पहले ही बताए गए थे कि आपको नाम कौन से कार्बन एटम के ऊपर है वो लिखना जरूरी है। फर्स्ट के ऊपर है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सेम गोस फॉर अल्कोहल। अगर अल्कोहल की बात करें तो CH की जगह अगर यहाँ OH आ गया तो क्या नाम हो जाएगा इसका,
प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 प्रोपेनॉल, तो डिपेंड करता है कौन से कार्बन एटम के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, अल्कोहल जो है वो कहीं भी आ सकता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो कहीं भी आ सकता है। व्हाट अबाउट आल्डिहाइड? आल्डिहाइड हमेशा कहाँ लगेगा? तो एंड में लगेगा। अगर ये वाला कंपाउंड है यहाँ पे लास्ट में इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर दिख रहा है तो दैट इज आल्डिहाइड। आल्डिहाइड में याद रखना है हमको ऑलरेडी एक कार्बन रहता है, तो अगर इस कंपाउंड का मैं नाम पूछूं आपसे तो क्या नाम दोगे इसको? ब्यूटेनॉल। सीधा कार्बन चेन गिननी है, सबसे पहले कार्बन गिनोगे आपको नाम पता आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेनॉल। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे H की जगह OH लिख देता हूँ तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया अभी? ब्यूटेनोइक एसिड। यू कैन सी हियर ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको देखना है कि क्या इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एंड आल्डिहाइड वो कहां दिखेंगे? एंड में। जबकि अब ये जो कंपाउंड की अपने बात करेंगे, ये कौन भाई साहब? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कैसे पता चला हमको? बीच में कार्बन है, आजू बाजू भी कार्बन है और कुछ नहीं है, तो अकेले कार्बन का डबल बॉन्ड O अगर दिख रहा है हमको तो ये एक कीटोन ग्रुप हो गया तुम्हारा। और ये क्या नाम है इसका? ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो वो तो आपको नाम या कार्बन देख के ही पता चल जाएगा। दूसरी बात, कार्बन की हमेशा जो लॉन्ग चेन होती है ना, उसके ऊपर से ही नाम आपको देना होता है। कार्बन का नाम गिनो, उसका रूट नेम लिखो और अल्टीमेटली तुम्हारा नाम सामने आ जाएगा, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो तुम्हारे नाम में चेंज हो जाएगा। अल्कीन सीरीज का ENE लगता है या अल्काइन सीरीज का YNE लगता है। कभी कभी नीचे जैसे एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है, अगर C नीचे आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? ये अल्काइल सीरीज हो गई तुम्हारी CnH2n+1, क्योंकि यहाँ का बेसिकली ये मीथेन होता, अगर यहाँ H होता, बट H नहीं है, यहाँ तो पूरा का पूरा एक लंबा चेन है। तो इस केस में ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्योंकि सेकंड कार्बन एटम के ऊपर है कि थर्ड के ऊपर है? किसके ऊपर है? सेकंड के ऊपर। जो कम से कम शॉर्ट रेंज होती है उसको काउंट करना है। सेकंड कार्बन एटम के ऊपर है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। उसको मिथाइल नाम देंगे। अगर ऐसा कुछ है यहाँ पे, अब बोलो, ये 2 कार्बन को एक साथ गिनना है हमको, यानी ये तुम्हारा हो गया इथाइल, ये इथाइल हो गया। लंबी चेन तो अभी भी वही है, 2 इथाइल ब्यूटेन, इस तरह से नाम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह से। सेकंड कार्बन एटम के ऊपर ही दोनों चीजें। प्रैक्टिस से ही आएगा, बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, उसको आपको देखना है, गो थ्रू करना है, इसमें आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, होमोलोगस सीरीज ऑलरेडी मैंने बताया कि एक ही सीरीज के अगर मेंबर्स होते हैं बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑफ बॉन्ड CH2 एंड इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास बाय 14 AMU, देन दैट टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यू मस्ट रिमेंबर दैट इन होमोलोगस सीरीज द प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑल द वे अलोंग सेम। हर एक उसी मेंबर के सारे की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। फिजिकल भी ऑब्वियसली मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी तो डिफरेंस आएगा ना। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी। बट याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज में हमेशा सेम रहेगी। जो मिथेनॉल की प्रॉपर्टी थी वो इथेनॉल की रहेगी, वो प्रोपेनॉल की रहेगी, वो ब्यूटेनॉल की रहेगी, सभी की प्रॉपर्टी सेम रहेगी उस सीरीज के। फिर अगर नामकरण विधि, तो नामकरण विधि भाई आपको ये पता होना चाहिए। ये आंसर कभी पूछते नहीं कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर करके, वैसे पूछते नहीं है, पर आपको रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले कोई भी अगर कंपाउंड आपको दे, सबसे पहले धंधा क्या करोगे? कार्बन की चेन गिनोगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन गिनोगे। उसके बाद देख क्या निहारोगे, अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, वो देखोगे। उसके बाद तीसरी चीज क्या करोगे? गिनोगे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कहाँ पे है, कहाँ पे है, कौन से कार्बन एटम के ऊपर है, वो देखोगे। एंड अल्टीमेटली यू विल बी क्रिएटिंग द नेम बाय इटसेल्फ। स्टेप बाय स्टेप आपको ये 3 चीजों को काउंट करना है और अल्टीमेटली आपका नाम जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। बोलो क्या नाम इसका? सबसे पहले रूट नेम बताओ मुझे। पेंट, ठीक है। अब देखो अंदर कुछ अलग दिख रहा है, दिख रहा है क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या ना आने वाला है? ईन आने वाला है, ठीक है। कितने हैं? पेंट। और ये जो डबल बॉन्ड है किसके ऊपर है? चौथे के ऊपर है कि पहले के ऊपर है? पहले के ऊपर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू बी काउंट, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा नाम? पेंट, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के अपने अगर यहाँ कर देते हैं तो 2 पेंटीन हो गया तुम्हारा। 3 पेंटीन लिखेंगे नहीं, अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काउंट यहाँ पे कर देंगे तो भी 3 पेंटीन नहीं 2 पेंटीन, इधर से फिर काउंट होगा ना तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से अब
तो नॉमेनक्लेचर में कुछ है नहीं, यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपाउंड जो है। यहाँ पे पूछा एक पिंक कलर का टेबल दिया है जो किसी काम का नहीं है, बहुत बेसिक स्टेज में दिए हुए हैं, लेकिन हमने जो देखे हैं वो आपको ध्यान रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट, ये चार में से अगर एक नहीं आया तो पेपर बोर्ड का फाड़ देना। कंबशन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इन चार में से एक के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से आएगा। इन चारों चार में आपको डेफिनेशन लिखनी है और सीधा सिंपल एग्जांपल लिखना है। जैसे कंबशन रिएक्शन है तो कंबशन रिएक्शन, कंबशन कब होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा तभी कंबशन होने वाला है। तो ऑक्सीजन के रिलेटेड तीन तीन एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी की बैलेंसिंग भी आपको लिखवाई थी। सिंपल, आपको द रिएक्शन इन विच, हाँ दूसरा कंबशन को और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, तो इसके दो नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल वहां पे है बर्नर, बर्नर ये सब का दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर बर्नर की बात आई गई है, कौन सी दो तरह की फ्लेम होती है, ब्लू नहीं येलो। ब्लू कब मिलती है, कंप्लीट कंबशन होता है, और येलो जब इनकम्प्लीट कंबशन रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता है तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं पीछे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ पे स्पेसिफिकली हमको बताया है हाउ अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बीच में क्या बनता है पहले, aldehyde, very good. Alcohols are not converted directly to carboxylic acid. Firstly, they are partially converted to aldehyde, and then they are converted to carboxylic acid. ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे एग्जांपल दें तो इथेनॉल का एग्जांपल दिया है, तो अगर इथेनॉल वाली सिस्टम है तो इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड। अगर दिया है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल। बीच में हमको क्या लगाना है यहाँ पे, तो बीच में दो चीजें यहाँ पे, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, एग्जाम में कोई एक दी हो सकती है, या तो तुम्हारा अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कोई एक आएगा तो समझ जाना कि ये तुम्हारा कंप्लीट द इक्वेशन में अगर है तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। 2 मार्क में से भी छोटी सी इक्वेशन भी आपको पूछी जाती है। और मैंने जो आल्डिहाइड वाला बीच में पॉइंट बोला ना, ये आपको इक्वेशन में कभी नहीं बोलेंगे, वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ऑन पार्शियल ऑक्सीडेशन which compound is formed, तो you must write aldehyde। अगर आपको इथेनॉल दिया है, इथेनॉल, which partially compound is formed, इथेनॉल। अगर आपको पेंटेनॉल दिया है तो पेंटेनॉल। ऐसा पार्शियली वर्ड दिखे तो ये धंधा आपको करना रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन में। एडिशन रिएक्शन कई सारे नाम है। एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम रिडक्शन रिएक्शन। क्यों रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक और नाम प्रकट हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो 3 नाम इसके, एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन। कहाँ काम आता है, तो वेजिटेबल ऑयल के ऐड में काम आता है, ठीक है। यानी कि उसमें ऐड जब करते हैं हाइड्रोजन, अब ये क्यों ऐड करना पड़ता है, whenever unsaturated compound is there, इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता है। इसी रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे इथीन है, इथीन है C2H4, इसमें जब अपने H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट, ये तुम्हारा कन्वर्ट होगा ईथेन में, ठीक है। तो बेसिकली आपका सिंपल है, ये डबल बॉन्ड टूटता है और ये 2 हाइड्रोजन जो वो ऐड होते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसा भी दे सकते हैं कि इथाइन दिया है, और अगर इथाइन से इथेन करना है तो 2 बार आपको एडिशन रिएक्शन करना पड़ेगा। पहले क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आएगा और फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में, यानी 2 बार प्रोसीजर जो है वो रिपीट होगी। जनरली पूछते नहीं है, बट अगर उन लोग को लगा कि तुम लोग बहुत होशियार हो चुके, बट पूछ सकते हैं। तो निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट याद रखना, PD पैलेडियम, ठीक है। प्लेटिनम मत लिख के आ जाना, पैलेडियम। नाउ इसलिए एक क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ऑयल इज सुटेबल फॉर ईटिंग, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बटर हो गया, चीज हो गया, वो सब नहीं खाना चाहिए। जबकि अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जो होता है, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, वो पार्शियली अंदर जाके फिर डाइजेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। कुकिंग में कौन सा यूज करना चाहिए वो है। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बरसों से अपने देखते आ रहे, केमिस्ट्री में भी देखा है, बट ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है। सिंपल, हम लोग यहाँ जितने भी खेल देख रहे हैं उन सब में एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये मीथेन की बात करें तो मीथेन का एक H अगर क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है, तो अगर मैं Cl2 लिखता हूँ, क्लोरीन गैस के फॉर्म में अवेलेबल है, तो एक क्लोरीन इस H की जगह पे जाएगा, यानी तुम्हारा हो गया, और दूसरा एक Cl बचा और यहाँ का H, यानी क्या आ गया, HCl। ये कंपाउंड तुम्हारा कौन सा बन गया, Cl3Cl। इस तरह से ऑन कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन
अल्टीमेटली लास्ट कंपाउंड जो बनेगा एक और H निकलेगा, Cl आएगा, एक और H निकलेगा, Cl आएगा, अल्टीमेटली लास्ट कंपाउंड जो तुम्हारा बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें बनता है। ये तो खाली मीथेन का एग्जांपल है। ऐसे अगर सोच लो, अगर मैं डीकेन ले लूं तो कहां जाके खत्म होगा, ठीक है। हर एक एटम डीकेन में कितने हाइड्रोजन है, बारात में आए हो, डीकेन C10H22 22 बार रिएक्शन होगा तब जाके सारे हाइड्रोजन खत्म होंगे और तब हर एक Cl आएगा। सो बेसिकली दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। ऐसा कुछ और भी देखा था कल ही हमने, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्लोरीन वाला, वो भी इसके ही प्रेजेंस में होता है। नाउ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टी, भाई बहुत ही भाई साहब एकदम इंपॉर्टेंट सा आंसर है ये। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल की क्या है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड है। इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट दिया 156 है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट 351 जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी प्रॉपर्टीज में ये दिया, सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में काम आता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, सिरप्स, मैनी टॉनिक्स, इन सब में काम लगता है। और इसको पीने के बाद तो पता ही होगा, एक्सपीरियंस जो तुम लोग, तो ड्रंकननेस थोड़ी देता है। छोटी सी क्वांटिटी में पी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में पी ले तो मर भी सकते हैं, अगर वो एब्सोल्यूट अल्कोहल या इथेनॉल है तो। व्हाट इज एब्सोल्यूट, अगर बिना किसी पानी के गटक रहे हैं, प्योर इथेनॉल अगर गटक रहे हैं तो हो सकता है तुम मर भी जाओ। अब इसमें दो केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला है इथेनॉल का सोडियम के साथ, तो सिंपल है, तुम्हारा ये दिमाग में रखना भाई, इथेनॉल C2H5OH, जब इसमें सोडियम कंबाइन हो रहा है, आपको इक्वेशन गोखने की भी जरूरत नहीं है भाई, सीधा ये जब एक एटम रहता है ये इस H को ही रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा C2H5ONA, और ये जाके H2 फॉर्म होगा, बाद में बैलेंसिंग की बात है। ये कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड ये बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन में भी पूछते हैं कि अगर इथेनॉल है, यानी दिस वन CH3CH2OH, अगर ऐसा कुछ है, ये वही है, फॉर्मूला वही है, अलग से लिखा है। और अगर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया जा रहा है तो क्या होगा, तो सिंपल, ये जो OH है वो निकल जाएगा और यहाँ का एक H भी निकल जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, CH2CH2, बेसिकली CH2CH2 यानी C2H4, and C2H4 is what, it is ethene। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पानी निकल गया यहाँ से, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे इस अल्कोहल में से जो भी इसका वाटर पार्ट है वो उसने निकाल दिया और अल्टीमेटली इथेनॉल में से इथीन बन गया, अलग ही पूरा कंपाउंड बन गया। सो बेसिकली दिस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इसको टिक कर लेना, ये 2 मार्क में बोर्ड में खाली इक्वेशन पूछी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग, तो आपको पता ही है, छोटी सी क्वांटिटी में पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में पी ली तो स्टूपर, ड्रंकननेस, अल्टीमेटली आप बेहोश भी हो सकते हो इसमें। और इंडस्ट्रियली इथेनॉल काम क्यों आता है, तो हमने देखा कि सिरप बनती है, इसमें टॉनिक्स बनती है, टिंचर आयोडीन बनता है, कई तरह की चीजों में इथेनॉल काम आता है। खाली पीने के अलावा यही एक यूज नहीं है उसका, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, अच्छे वे में बोल रहा हूँ। तो जब इंडस्ट्रियली बन रहा है ये, तो इसको एक इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से किसी इंडस्ट्री में पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, तो ऑब्वियसली टैंकर्स इन सब में जाएंगे। तो टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इथेनॉल इज मिक्स विथ मीथेनॉल, इथेनॉल को मीथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं और उसको भी बाद में ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें मिक्स किया है तो कैसे पता चलेगा, समटाइम्स देयर इज अ डाई एडेड, डाई ब्लू कलर की, रेड कलर की डाई, यानी कलर एक डाल दिया जाता है। बाद में जब दूसरे जहां पे पहुंचाना है इस मिक्सचर वाले अल्कोहल को, तो वहां पे वो कंपनी में जाके, इंडस्ट्री में जाके सेग्रीगेट किया जाता है। बट इससे क्या बदलता है कि इसको डायरेक्टली किसी लोकल इंसान के पास कोई केमिकल मेथड नहीं होती कि उसको सेपरेट करके फिर बेचना चालू कर दे या गटकना चालू करे। बेसिकली इंडस्ट्रियली ये प्रोसेस होता है। तो जब किसी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा वो सेग्रीगेट हो पाएगा और तब जाके वहां पे वापस से इथेनॉल को सेपरेट करेंगे। तो मीथेनॉल ऐसा क्या करता है, मीथेनॉल अपने लीवर में जाके ब्लड को कोएगुलेट करता है, ऑन द स्पॉट आप मर सकते हो। अगर छोटी सी क्वांटिटी में मीथेनॉल आपने घटक ली तो आप मर जाओगे। तो इसीलिए जानबूझ के इथेनॉल का मिसयूज ना हो, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग करने के लिए इथेनॉल में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल भी मिक्स कर दिया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियली एक प्रिवेंटिव मेजर है उसका मिसयूज करने से।
दूसरा अल्कोहल एज फ्यूल तो यूज हो ही रहे, बहुत सारी कंट्रीज का यूज कर रही है। मोलासिस जो गन्ने का जूस जो होता है, आई मीन गन्ने का जो कूचा होता है, उसको डीकम्पोज करके जो मोलासिस में से फ्यूल बनाया जाता है, तो उसमें भी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। बहुत सारी कंट्रीज में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल भी रहे हैं, कहीं कहीं पे सक्सेसफुल हो भी गए। इन एडिटिव टू पेट्रोल यूज किया जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के सबसे पहले तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए 2 मार्क के। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, वो क्या बोलते हैं उसको? विनेगर। उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा 290 केल्विन दिया हुआ है। कोल्ड क्लाइमेट में जनरली फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक वीक एसिड है, इसके आयंस जो है कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, 4 तरह की इसकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले जब इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड मिक्स होता है तो बनता है एस्टर्स। फॉर्मूला तुम्हारा C2H5OH plus CH3COOH, it gives CH3COO C2H5 एंड तुम्हारा दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो वाटर। वाटर यहाँ पे सेपरेट होता है, तो ये जो CH3COO C2H5 है, ये तुम्हारा एस्टर बनता है। अब एस्टर क्या है? एस्टर इज बीइंग अ फ्रूटी लाइक सब्सटेंस, फ्रूटी पीने वाली नहीं, फ्रूट जैसा स्मेल आता है, कभी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, परफ्यूम, चॉकलेट्स, इन सबको बनाने में काम लगता है एस्टर, पहली बात। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इन्हीं एस्टर्स को जब हम किसी बेस के साथ यूज करते हैं तो क्या मिलता है? सोप बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन बोला जाता है इसमें। तो अगेन यहाँ पे नीचे इक्वेशन शायद दी नहीं है, मैंने लिखवाई थी ऑलरेडी, पीछे होगी, है पीछे है। तो इन्हीं एस्टर्स को जब अपने बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वापस से हमको इथेनॉल जो है वो मिल जाता है, लेकिन साइड बाय साइड हमको जो हमारा कंपाउंड है CH3COO Na ये मिल जाता है। बेसिकली ये सोप का बहुत ही छोटा सा भाई है। ये COO जो है वो आयोनिक पार्ट है, जबकि ये CH3 है। इतने छोटे से कंपाउंड है, सोप बनता नहीं है। सोप बनाने के लिए लंबी कार्बन की चेन चाहिए, तो इसमें जब अपने लंबी कार्बन की चेन C15H31 COO Na यानी कि लंबा हाइड्रोकार्बन पार्ट डालेंगे, तब जाके हमको मिलता है सोप यहाँ पे। तीसरा, रिएक्शन विद बेस, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं इथेनॉइक एसिड को, तो हमको क्या मिलता है? अगेन हमको यहाँ पे CH3COO Na और H2O यहाँ पे सेपरेट होता है, सोडियम एसीटेट भी इसको बोला जाता है। और 3 इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली, नहीं चौथी भी है हाइड्रोकार्बन वाली। हाँ, व्हेन एसिडिक एसिड, हमने देखा है when carbonates और bicarbonates are reacting with acid, क्योंकि ये एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है, 3 चीजें फॉर्म होती है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 3 चीजें, ठीक है। तो 4 बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज है। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी सपोनिफिकेशन को हाईलाइट नहीं किया है, इसमें 3 नंबर तक ही दिया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, इसको 2 नंबर दे देना सपोनिफिकेशन को। एंड लास्टली तुम्हारा सोप एंड डिटर्जेंट्स का कंसेप्ट, तो सोप, मिसल फॉर्मेशन, ये 4 मार्क के लिए। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं भाई, ये आना ही चाहिए आपको। पहले तो सोप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो समझ लो। ये क्या नहीं है? कंसेल नहीं है। दिस वन इज हाइड्रोकार्बन पार्ट C15H31, whereas this one is the head part, that is ionic part, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये जो हेड पार्ट है वो कैसा रहता है? पानी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। आयोनिक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं जाएगा। जो जाएगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जो नहीं जाएगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब जब अपने कपड़ा वगैरह जो है पानी में डालते हैं, जैसे कि ये डर्ट है, क्लोथ्स आर हैविंग डर्ट विच इज ऑयली इन नेचर, तो ऑयली यानी कि बेसिकली ऑर्गेनिक हो गया, ऑयल ऑर्गेनिक हो गया ये, ठीक है। तो जैसे ही ये अपने सोप सॉल्यूशन डालेंगे पानी में, तो इस तरह से अपने आप को अलाइन करेगा, डर्ट के लिए इस तरह से अलाइन करेगा। Now what does this alignment mean? ये पानी के अंदर हो रहा है पूरा डंडा, ठीक है। अब जैसे ही ये डर्ट है, इसके तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? हाइड्रोकार्बन यानी टेल पार्ट, और ये जो इसका हेड है वो कहाँ रहेगा? पानी में रहेगा। ये प्रॉपर्टी है इस सोप मॉलिक्यूल की, प्रॉपर्टी, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डर्ट के बाद अपने आप ही जाके चिपक जाएगा। लेकिन खाली चिपक जाने से ऐसा तो है नहीं कि वो अलग हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एग्रीडेशन करना पड़ेगा, धोखा मारना पड़ेगा, जो भी है वॉशिंग मशीन में चौन होना, धोखा देना नहीं, धोखा मारना, ठीक है। हाँ, वो जरा समझ लेना। So ultimately this will loosen out the dirt and ultimately the water gets dirty and clothes get clean. तो इस तरह से कंपाउंड तुम्हारा ये काम करता है, ठीक है। अब सोप एंड डिटर्जेंट, इसके बारे में आपको डिफरेंसेस पूछा जाता है जनरली। तो सोप और डिटर्जेंट, सोप का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? बॉन्ड COO Na। सोप के स्ट्रक्चर में क्या होता है? बॉन्ड COO Na। जबकि डिटर्जेंट में क्या होता है?
bond SO3 Na. What is soap? Soap is a sodium or potassium salt of fatty acids. जबकि डिटर्जेंट में क्या होता है? इट्स अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। इसका डिफरेंस मैंने भेजा था पहले कभी नहीं, आज भेज दूंगा, ये कर लेना, आता है शायद, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में इस तरह से है। दूसरा, सोप कौन से वाटर में काम नहीं कर सकता? हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। हार्ड वाटर में ऐसा क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, तो वहां कौन काम करेगा? डिटर्जेंट काम करेंगे। डिटर्जेंट के जो सल्फेट जो सॉल्ट है, ये आराम से वो सी और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और क्लींजिंग एक्शन अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा, अदरवाइज तो उसमें तो नहीं हो पाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है। तीसरी चीज, अगर आपने हार्ड वाटर में सोप डाल दिया तो क्या होगा? स्कम, एग्जैक्टली स्कम फॉर्म होगा यहाँ पे। स्कम क्या होता है? जैसे साबुन एक दूसरे के साथ एकदम इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा हो जाएगा तो क्लीनिंग एक्शन जो है वो ढंग से होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्लीनिंग नहीं होगा, तो साबुन का हार्ड वाटर में कोई काम लगने वाला नहीं है। तो तब काम होता है अपना डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स कैन एक्ट इन हार्ड वाटर एज वेल एज इट कैन रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अल्टीमेटली द क्लीनिंग प्रोसेस विल बी वेरी फास्ट एंड इफेक्टिव। तो तुम्हारा क्लीनिंग एक्शन है, इसमें मिसल फॉर्मेशन करना है। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको ये मिसल वाला डायग्राम बनाना रहता है। स्कम वाला पार्ट भी आपको बता दिया। चलो चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। काफी लंबा चैप्टर, 10 मार्क का इसका कंटेंट तुम्हारा। 8 मार्क में तो तुम्हारे 2-4 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। इस चैप्टर को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ आंसर बहुत ज्यादा इजी भी इसमें है। एक के 2 आंसर खाली लंबे और टीडियस है, जैसे कि पहला ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, और पीछे प्लांट वाला जो है ट्रांसपोर्टेशन, और वाला वाटर फ्लोइंग इन प्लांट वाला। तो बस ये 2-3 आंसर लंबे, बाकी सारे आंसर छोटे ही है इसमें, ठीक है। 4 मार्क में इसमें से पूछा आता है। तो सबसे ज्यादा लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस इज द बेसिक प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन। कौन सी 4 तरह की लाइफ प्रोसेस है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 है। इस बार शायद पूछा भी था एग्जाम में आप लोगों को, इसमें लिखा नहीं होगा, लिखा होगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसमें ऑटोरोबिक न्यूट्रिशन। ऑटोरोबिक यानी कि ऑटोरोबिक ग्रीन प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना सकते हो। ग्रीन प्लांट्स एंड सम साइनोबैक्टीरियाज आर देयर व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। खुद का क्लोरोफिल होता है, अपना खाना खुद बना लेते हैं और इजीली उनका लाइफ जो है वो चलता रहता है। न्यूट्रिशन इस तरह से उनका अपना हासिल होता है। व्हाट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स? दे आर कॉल्ड हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। Heterotopic organisms are of many kinds. First of all, they are holozoic, parasitic, saprophytic, symbiotic, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। अपने कौन सी कैटेगरी में आते हैं? holozoic, बराबर है। holozoic यानी कि अपने खाना जो है इंटरनली जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। parasitic यानी those organism which feeds on other organism, यानी कि होस्ट उसको बोलते हैं। they eat or obtain the nutrition from the other organism, ultimately they harm that organism, उसको पैरासाइट बोलते हैं। कस्कटा है, मतलब वो प्लांट है, कस्कटा जो रहेगा, देन लीच है, ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं। मॉस्किटो वगैरह सब इसमें आ गए। सेप्रोफाइटिक, द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। वल्चर्स हो गया, देन माइक्रोब्स हो गए, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। सिम्बायोटिक थोड़ा अलग है। सिम्बायोटिक इन विच द न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एक दूसरे की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं, दोनों एक दूसरे में से खाना डिराइव करते हैं और हार्म किसी को भी होता नहीं है। जैसे कि लाइकेंस, आपको पता है, द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी, दोनों को अपना अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है और इस तरह से काम होता है। दूसरा, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट, आपने देखा होगा लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में आपने देखा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया रिसाइड करता है, उसको रहने की जगह मिल जाती है और नाइट्रोजन रीइंस्टेट कर जाता है वो प्लांट्स के अंदर। तो न्यूट्रिशन में ये है स्टोमेटल फोटोसिंथेसिस इक्वेशन आपको याद ही होगा। फोटोसिंथेसिस 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6 plus 6O2। अब यहाँ पे आपको 2 सवाल पूछ सकते हैं। What is the main product of photosynthesis? Glucose. What is the by-product of photosynthesis? Oxygen। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है भाई? तो फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स के अंदर, ठीक है, जिनमें भी हरे भरे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल सेल्स होते हैं, वहां पे जाके ये फोटोसिंथेसिस होता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है? व्हाट आर द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फोटोसिंथेसिस? 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं। कितने % लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है? ओनली 1%। प्लांट इज द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन द होल अर्थ which can absorb the sunlight, और खाली 1% ही वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी 99% तो सब लोग इलेक्ट्रिसिटी में जा रही है, यूज हो रही है। अच्छा,
सेकंड पॉइंट है इसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। अब ये पानी भी तो एब्जॉर्ब करते हैं ना रूट के थ्रू, तो H2 यहाँ पे H2O H2 एंड O2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ में केमिकल एनर्जी यानी कि जो यूज हुआ लाइट एनर्जी, लाइट को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज बीइंग यूज्ड एंड दिस CO2 इज कन्वर्ट टू कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाने में काम करता है। तो 3 इवेंट, ये एक अकेला 3 पॉइंट का छोटा सा आंसर 2 या 3 मार्क में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फोटोसिंथेसिस, और इक्वेशन के साथ पूछे तो और भी अच्छा है। अब दूसरा एक्टिविटी 6.1 है, ये एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है? स्टार्च, स्टार्च का प्रेजेंस बताया जा रहा है। कौन सी टेस्ट होती है इसमें? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन डालते तो कौन सा, अगर स्टार्च मौजूद है तो कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये स्टार्च वाली टेस्ट हमको पता चल जाती है इसमें। अब ये सामने स्टोमेटा वाला फिगर दिया हुआ है। स्टोमेटा के फिगर में 2 चीजें हैं, एक स्टोमेटा ओपन है और दूसरा स्टोमेटा क्लोज है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग काहे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। गैसेस भी एक्सचेंज करने हैं भाई, चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसलिए स्टोमेटल पोर जो है जब ओपन होंगे जब क्लोज होंगे तब ये होता है। कौन रात में धंधा करता है? डेजर्ट प्लांट करते हैं। दिन में काहे नहीं करते? बिकॉज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है दिन में। अभी दिन में डेजर्ट प्लांट में वैसे ही पानी की किल्लत होती है, तो अगर दिन में ही अपने मुंह खोल बंद करेंगे तो पानी पूरा चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये काम जो होता है डेजर्ट प्लांट जहाँ गर्मी ज्यादा होती है वो कहाँ करेंगे? डेजर्ट प्लांट रात के टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटल पोर में एक्टिविटी 6.2 4 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है उसके बारे में 2 मॉडर्न प्लांट लेने हैं, 3 दिन तक घर में छुपा के रख दो, फिर उसको बाहर वापस से लेके आओ, सनलाइट दिखाओ, और एक में आपको रखना है KOH। क्या धंधा करेगा ये? एब्जॉर्ब कर लेगा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अल्टीमेटली हमको क्या रिजल्ट मिलेगा कि जिसमें KOH था वो प्लांट ग्रो करेगा नहीं, उसमें स्टार्च डेवलप होगा नहीं, जिसमें नहीं था उसमें स्टार्च डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ये बताती है हमको कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच एसेंशियल। तीसरा इसमें बाई चांस सनलाइट वाला पूछ ले तो वो भी कर सकते हो। 3 दिन सनलाइट में रखो, आई मीन सनलाइट वाले पौधे हो उसको 3 दिन अंधेरे में रखो, फिर एक को बाहर निकालो सनलाइट में रखो, उसमें स्टार्च डेवलप होगा। घर में जो पड़ा हुआ है जिसको सनलाइट नहीं मिल रही है उसमें डेवलप होगा नहीं स्टार्च। दैट मीन्स द सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आ जाते हैं अपने हेटेरोबिक का, तो बताया सेप्रोबायोटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट अमीबा वाला, भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट आंसर है तुम्हारा। अमीबा का सबसे छोटा आंसर डायग्राम इसमें आपको ड्रॉ करना रहता है, और अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताना रहता है। सबसे पहला धंधा सी शेप, क्या बोलते हैं इसको? सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसमें अमीबा अपना खाना डिराइव करता है पानी के अंदर से ही। अल्टीमेटली सूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बंद हो जाएंगे और वो जो फूड है उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। फूड बॉडी के अंदर आने के बाद कौन उसको चबा के डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल, यानी उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वही खाली उसको करता है। उसके बाद एक्सपेल भी कहां से करेंगे? बॉडी के थ्रू ही, डिफ्यूजन के थ्रू ही वो एक्सपेल करता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इस पूरे प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, अमीबा के न्यूट्रिशन को। दूसरा धंधा कौन करता है इसका? भाई पैरामेट्रिक, चप्पल वाला याद है ना, लेकिन वो स्पेसिफिक स्पॉट से खाना लेता है, जबकि अमीबा का है ही नहीं, बेचारे का कोई शक्ल सूरत है ही नहीं, तो क्या करेगा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा, आई मीन अपना ह्यूमन बींग्स की बात करें, 4 मार्क में सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है। इसमें आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एग्जाम मिली थी, बहुत लोगों ने ड्रॉ भी किया था अच्छे से, तो बताइए। स्टार्टिंग विद द माउथ, माउथ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी खाना जब माउथ से स्टार्ट करते हैं तो माउथ में हमारे अंदर क्या होता है? यहाँ पे सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमिलेज। दिस सलाइवरी एमिलेज स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ इटसेल्फ। हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वाला खाना खाएंगे यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन तो करना शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ द सेम एंजाइम सलाइवरी एमिलेज। देन इट रीचेस टू फूड पाइप से जाएगा, इसोफेगस से जाएगा, सीधा जाएगा अपना स्टमक में। स्टमक में कौन क्या प्रोड्यूस करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें प्रोड्यूस करती है, एक डाइल्यूट HCl, एक म्यूकस लेयर और एंजाइम पेप्सिन। इन तीनों का अपना अपना फंक्शन है। व्हाट डज HCl डू? HCl is required for the digestion of food particles. Second, it kills harmful bacteria, जो पैथोजेंस होते हैं उसको भी ये मारता है। दूसरा म्यूकस क्या करेगा? इसी HCl के एक्शन से बचाता है उसको, अपनी स्किन को। एंड थर्ड पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम जो है वो HCl के प्रेजेंस में ही एक्ट करेगा। एंड प्रोटीन का डाइजेशन, आपको ये सवाल पूछ सकते हैं, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स? इन स्टमक। पार्शियल डाइजेशन स्टमक में होता है। आपको मुझे कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक से जो भी कुछ खाना पीना है वो सब जाएगा स्पिंचर मसल से, एंटर कहाँ करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
दे स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ हैविंग सो मेनी थिंग्स, यहाँ पे विली लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो तो बात की बात, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में कई तरह की चीजें आती है। कौन बेचता है? एक लीवर और दूसरा पेनक्रिया। पेनक्रिया से आते हैं एंजाइम्स और लीवर से आता है बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस के बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये बाइल सॉल्ट्स क्या करता है? ये जो खाना है, क्योंकि ये एसिडिक होता है, इसको अल्कलाइन करता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। अल्टीमेटली दूसरा इसका ये फंक्शन है, बाइल सॉल्ट जो है फैट्स जो होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उसको तोड़ता है। इमल्सिफिकेशन इसको प्रोसेस बोला जाता है। तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स करता है। दूसरा, पेनक्रिया 3 तरह के एंजाइम रिलीज करता है, एमिलेज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स, एंड तीसरा लाइपेज फॉर फैट्स। ये तीन एंजाइम पेनक्रिया से रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सबका पूरा डाइजेशन होता है एंड कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, प्रोटीन्स जो होगा वो एमिनो एसिड्स में, और फैट्स या लिपिड्स जो रहेगा वो फैटी एसिड्स या तो ग्लिसरॉल में। अल्टीमेटली सारी चीजें विली लाइक प्रोजेक्शन से कहाँ जाएगी? ब्लड में, एंड अल्टीमेटली पूरी बॉडी में जाएगी। अब ये तो खाना जो डाइजेस्ट हो गया, वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलॉन भी बोलते हैं, COLON, याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन से, कोलॉन से, रेक्टम से पास होकर सीधा बाहर इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। याद रखना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में गलती से भी यूरिन लिखा 0, इसमें यूरिन का कोई धंधा नहीं है। कोलॉन से पास होकर रेक्टम से, एनल से बाहर, स्टूल के फॉर्म में, सॉलिड वेस्ट जिसको बोलते हैं, वो याद रखना। इसमें यूरिन का कोई काम नहीं आता है। क्लियर दिस वन? ये तुम्हारा पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें कई सारे बीच में पॉइंट भी है भाई। ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस याद हो तो खाना निकलते वक्त विंड पाइप में घुसना नहीं चाहिए। एपिग्लॉटिस उसके लिए प्रोटेक्टेड रहता है, वरना खांसी आएगी, ये सब। रेस्पिरेशन की ये एक्टिविटी पे काफी कमाल की है। एक तो पता है ना, पिचकारी वाली, और दूसरी अपने मुंह से हवा छोड़ते हैं उस वाली। CaOH ट्वाइस इन द सॉल्यूशन है। इन दो, पिचकारी वाली से हवा पास करेंगे वो, अपने मुंह से हवा पास करेंगे वो। इन दोनों में सबसे जल्दी लाइम बटन मिल्की किस में होगा? मुंह वाली हवा से। अपने जो रिलीज करते हैं वो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि पिचकारी में मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, इससे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मिल्की होने में, जबकि अपने मुंह से जो CO2 रिलीज होता है वो तुरंत के तुरंत यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो ये एक्टिविटी में इस चीज का बताया गया है। देन अपना दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको एग्जाम में पूछे डिटेल तो आपको पूरी कहानी लिखनी है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन इन व्हिच ऑक्सीजन इज नीडेड, एंड एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन नीड नहीं करता। आपको ये टेबल या ये जो फ्लो चार्ट है वो आपको याद रखना है, 4 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज की। व्हाट इज ग्लूकोज? इट्स अ 6 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड। It converts to first of all pyruvate with a 3 molecule carbon compound। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, पहली चीज। नाउ पाइरुवेट सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, हर एक चीज में होता है जिसमें ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन के लिए। अब 3 चीजें, सबसे पहले इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? यीस्ट में होता है। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? मसल सेल्स में होता है, वहां पे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? लैक्टिक एसिड बनते हैं। तीसरा, जहाँ पे फुल ऑन ऑक्सीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इन तीन चीज में जो पहले 2 देखे हमने, एब्सेंस एंड लैक, इसमें सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें काफी कम एनर्जी डेवलप होती है, जबकि जो फुल ऑन माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसमें 38 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, 686 किलो कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जहाँ पे फुल ऑन ऑक्सीजन है वहां पे डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बारे में भी नीचे पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी तुम्हारी 6.6 के है कि भाई अपना ये जल परी होते हैं, आई मीन जो मछलियां होती हैं, तो वो सांसें क्यों फास्ट लेती है? यार हमको शौक थोड़ी है। Why the aquatic animals breathing rate are faster as compared to the human beings? उनको ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में पानी में से खींचना होता है, जो कि काफी कम होता है, जबकि अपने पास तो खुली हवा यहाँ पे है, तो इसलिए उनको ब्रीथिंग रेट काफी फास्ट करना पड़ता है, और अपने को इतना ज्यादा नॉमिनल रहता है। तो ये इसमें रीजन है। फिर बात करते हैं अपने डायरे की, अपने खुद के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी इजी तुम्हारी शॉर्ट नोट लिखने में है, लेकिन डायग्राम इसी का काफी थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन डायग्राम भेजा था आपको, तो पेन लाइन डायग्राम वो देख लेगा। सबसे पहले एंटरिंग द एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल,
उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया से 2 लंग्स में जाएगा, वाया वाया ब्रोंकस, ब्रोंकिया, अल्टीमेटली द मॉलिक्यूल जो रहेगा एल्वियोलर सेक, बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वहां पे जाएगा। वो एल्वियोलर सेक का कंडीशन क्या है, कैसा होता है वो, अगर उसको फैला के रखे 80 मीटर स्क्वायर एरिया में हो सकता है, यानी हमें लंग्स भले दिखती छोटी है लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है ना, तो उसको अगर फैला के रखे तो काफी ज्यादा बड़ा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट कैन एब्सॉर्ब वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड CO2, ये इसका काम है। अभी एक्सचेंज कहां से करेंगे, अगेन ऑन एल्वियोलर सेक। व्हाट इज कनेक्टेड विद एल्वियोलर सेक, क्या कनेक्ट करोगा इसको, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, और ब्लड का पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये हेमोग्लोबिन जब एल्वियोलर सेक के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा। ये रेस्पिरेशन सिस्टम में होता है, ठीक है। एल्वियोलर सेक तक आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताना, इसमें और कोई तोप माननी नहीं है, डायग्राम थोड़ा इसमें पेचीदा है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, तो ये है। अभी आपको मैंने ब्लड सेल्स के नाम भी लिखवाए थे, आरबीसी का नाम, साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइड, और प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, यार तो ये सारी चीजें आपको है, सॉरी लिम्फोसाइट्स, और उसका जो फाइबर है तो उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो अलग है, ध्यान दो उसको भी। चलो ट्रांसपोर्टेशन, हाँ आपका फेवरेट पार्ट हार्ट, बताइए आपको हार्ट का पंपिंग एक्शन अगर पूछे तो ये वाला डायग्राम, और ये वाला जो है ना, ये आप तब करोगे जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसफर आपको पूछे, हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर इन द बॉडी, तो ये डायग्राम डबल सर्कुलेशन वाला पूछे तो ये करना है, अदरवाइज तो हार्ट का यही वाला डायग्राम आपको करना रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अगर करे तो पंपिंग एक्शन, हार्ट का साइज क्या होता है, फिस्ट ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल, उसके जितना होता है, ठीक है। अपने एज ए ह्यूमन बीइंग अपना कितना चेंबर रहता है, 4 चेंबर रहता है। फिशेस का कितना होता है लगन में आएगा, 2 चेंबर रहता है। रेप्टाइल्स का 3 चेंबर, एम्फीबियंस का 3 बट पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल, उसमें भी रेप्टाइल्स में एक वैरायटी है क्रोकोडाइल, 4 चेंबर हार्ट। ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसमें अपने अपनी बात करते हैं। एव्स का भी 4 चेंबर है, यानी बर्ड्स, उनका भी 4 चेंबर रहता है। चलो हार्ट की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हार्ट का दिमाग में बिठा लेना, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है कि इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। ब्लड आता कहां से, अभी हमने बात की रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में से ब्लड लेके गया, खून लेके गया, ऑक्सीजन लेके गया। अभी ऑक्सीजन लेके कहां जाएगा, ये लंग से ऑक्सीजन लेके हार्ट में जाएगा थ्रू pulmonary vein. Pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood. Otherwise, all the veins in the body contains deoxygenated blood. ये दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। From the left arterium, sorry, from the pulmonary vein, it carries oxygen blood entering to the left arterium. Now from left arterium से ये left ventricle में जाएगा। अभी कब जाता है ना, ये समझ लो। When blood आएगा कैसे? When left arterium dilates. जब डायलेट करेगा तो स्पेस क्रिएट करता है, जब डायलेट करेगा तब ब्लड इसमें आएगा, और जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका खून जो है वो नीचे यानी कि वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल से मूव करता हुआ एओर्टा, एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। एओर्टा से पूरे के पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड जाएगा, अल्टीमेटली सारे पार्ट्स तक पहुंचेगा, सेल टू सेल वो जाएगा। कौन पहुंचाएगा, आर्टरीज जाएगी, आर्टरीज जाएगी, आर्टरीज अल्टीमेटली सारे सेल जितना एक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचता है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट वैसा उसको पहुंचाएगा। फिर वापस से अगेन सेम आर्टरीज विल कन्वर्ट इनटू वेन्स, एंड वेन्स अगेन विल कन्वर्ट एंड कम्स टू राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। अब राइट पार्ट की 2 जगह हैं, सबसे पहले अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना का, और मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना का। सुपीरियर यानी कि टॉर्सो, टॉर्सो यानी चेस्ट से ऊपर वाले जो हिस्से, वहां से ब्लड एंटर करेगा राइट वाले आर्टरियम में, और इंफीरियर से जो बॉडी के निचले हिस्से वहां से जो ब्लड आएगा वो जाएगा इंफीरियर वेना का, से आएगा कहां पे, राइट आर्टरियम में। जब राइट आर्टरियम डायलेट करेगा, जब व्हेन इट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड इट विल पास ऑन टू राइट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल पास ऑन थ्रू, कहां से जाएगा, pulmonary artery. Again, pulmonary artery is the only artery in the body which carry deoxygenated blood. वहां से जाएगा लंग्स में, क्या लेने, वापस से ऑक्सीजन लेने जाएगा। ये धंधा होता है, क्योंकि इसमें ब्लड 2 बार ब्लड से हार्ट से जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। और ये तुम्हारा हार्ट का स्ट्रक्चर। फिर सिस्टोलिक ने डायसिस्टोलिक प्रेशर का आपको बताइए, यहाँ पे
इसमें आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, जो आर्टरीज होती है ना उसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिक, और वेन्स की थोड़ी थिन होती है। रीजन, जब ब्लड पंप होता है हार्ट से तो काफी प्रेशर में होता है, तो जब ब्लड हार्ट से प्रेशर में बाहर निकलता है उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो होता है एक रफली नॉर्मल अडल्ट में 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। जबकि वेन्स वाला जो प्रेशर है, यानी कि जब वो पंपिंग नहीं होता तो वो उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर, जिसका कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg। तो एक नॉर्मल अडल्ट का कैसा होता है, 120/80 mm Hg इसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। स्पिग्मेमोनोमीटर, ये इसका ब्लड प्रेशर मीटर को जो बोलते हैं, तो स्पिग्मेमोनोमीटर इसको बोला जाता है। तो इसमें ये पार्ट था। अब ये ट्यूब्स है, तो ब्लड वेसल, ये आर्टरी, वेन्स एंड प्लेटलेट्स, तीनों तीन के रोल आपको पता है। आर्टरी थिकर होती है, वेन्स थिनर होती है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है। और अपना जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कहाँ काम रहता है, सब इंजरी जब होती है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो अपना एक थ्रोम्बोसाइट, जो मैंने अभी नाम बोला थोड़ी देर पहले, एक फाइबर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अगर माइनर इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स अपना जो फाइबर्स है उसको फैला देते हैं और ब्लड जो बाहर लॉस हो रहा है वो बंद हो जाएगा। मेजर सर्जरी में ये धंधा नहीं होने वाला। मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, लिम्फ काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में पूछा जा सकता है। जो काम हमारा वेन कर रहा है ना, तो वैसा ही कुछ काम थोड़ा लिम्फ भी करता है। जैसे ब्लड अपना क्या करता है, इट्स अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, अपनी बॉडी में ब्लड हर जगह घूमता फिरता रहता है। सेम गोस फॉर लिम्फ आल्सो। कभी कभी किसी ऑर्गन में से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर लीक होता रहता है, तो वो लीक होकर कहीं तो जाएगा ना, वो इस पर्टिकुलर लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, इसको अपने लिम्फ बोलते हैं। तो ये एक बेसिकली प्लाज्मा जो होता है ना, ब्लड का प्लाज्मा वो है, और ये प्लाज्मा सारी की सारी काम की चीजों को एब्जॉर्ब करता रहेगा और उन एब्जॉर्ब चीजों को वापस से कहाँ डालेगा, वेन्स में डालेगा। एक बार वेन में सारी चीजें पहुंच गई, वापस ब्लड के थ्रू हार्ट में जाके पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा उसका। तो लिम्फ का ये बेसिक फंक्शन है, 2 मार्क में पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या काम होता है, तो प्लांट्स में भाई 2 धंधे होते हैं, एक तो वाटर ने एक फूड। ये एक बड़े टीडियस आंसर है, लंबे लंबे लिखने होते हैं, कंसेप्ट बहुत ही छोटा है इसका। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जाइलम के थ्रू पानी ट्रांसफर होता है। अब अगर छोटे मोटे पौधे हैं तो उसमें तो डिफ्यूजन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बड़े बड़े ट्रीज हैं, 100-200 फुट के, 60-60 मीटर्स के भी ट्रीज होते हैं, तो उसमें कैसे होता है, तो उनके तो लीव्स तो होते हैं, तो उनमें लीव्स को पानी तो चाहिए ना, तो आसमान से टपकता हुआ पानी एब्जॉर्ब नहीं करते। पानी कहाँ से हमेशा जाएगा, रूट्स के थ्रू। तो रूट्स में क्या होता है, अब यहाँ पे हमने देखा है कि सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। कैसे, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो लीव्स में से जगह खत्म होगी, तो वैक्यूम जब क्रिएट होता है, पानी निकलेगा, स्टोमेटा ओपन होगा, तो वहां पे जगह खत्म होगी, यानी जगह बनेगी, वैकेंट प्लेस क्रिएट होगी। ये वैकेंट प्लेस नीचे के पानी को ट्यूबिकल स्ट्रक्चर यानी कि जाइलम के थ्रू उसको सब करेगा और अल्टीमेटली पानी जो है वो ऊपर पहुंचता है। इसकी लैंग्वेज काफी हार्ड है, इसका शॉर्ट फॉर्म में ये बता दिया मैंने, ठीक है। लैंग्वेज आपको बराबर से देखनी पड़ेगी। तो जाइलम में याद रखना, सक्शन फोर्स इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये है इसमें मेन, ठीक है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन, खाना कहाँ बनता है, लीव्स में। तो लीव्स में यहाँ पे एक लीव से दूसरे लीव, स्टेम, रूट, हर जगह खाना पहुंचाने का काम जो होता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम में सीव सेल, कंपेनियन सेल, ये सारी चीजें होती है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वर्ड आना ही चाहिए फ्लोएम में। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में खाना पहुंचाता है। अभी कैसे डिसाइड होता है, जिस सेल में लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी जो भी खाना बन रहा है उसका लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वो खाना उस पर्टिकुलर पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जहां पे होगा वहां पे जो खाना पहुंचता है। जनरली पूछते नहीं है, बट अगर पूछे तो याद रखना हाई टू लो, इस तरह से। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इस तरह से है इसमें। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो एक्सक्रीशन में तो भाई सबसे सिंपल सी शॉर्ट नोट है, 4 मार्क में एकदम बुद्धू सी शॉर्ट नोट है ये, और बोर्ड में बहुत बार पूछी भी गई है। आपको डायग्राम करना है इसमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट है, 2 क्या होता है, किडनी जैसा, बीन शेप किडनी, ठीक है। उससे 2 नलियां कनेक्ट होती है, क्या बोलते हैं उसको, यूरेटर। किडनी पैर में, यूरेटर पैर में, वो दोनों कनेक्ट क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ क्या होता है, यूरिन स्टोर रहता है, और अल्टीमेटली यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिन एक्सपेल होता है। सभी में कॉमन चीज है, बस इन 4 चीजों को एक्सप्लेन कर दो, बात खत्म। तुम्हारे 4 मार्क पक्के डायग्राम के सहित। एग्जाम में सबसे लायक वाला आंसर है ये, पूछते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें थोड़ा टिपिकल आंसर, नेफ्रॉन।
अभी यूरिन क्या है? यूरिन है अपना नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड। अपने बहुत सारी चीजें खाते पीते रहते हैं, टॉक्सिक चीजें खाते पीते रहते हैं, तो ब्लड में बहुत सारी चीजें जमा होती रहती है, तो इनको बॉडी से बाहर भी तो निकालना जरूरी है ना। तो ये काम कहाँ से होता है? नेफ्रॉन के थ्रू होता है। अपनी किडनी में माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, एक नेफ्रॉन में कम से कम 10 लाख तक नेफ्रॉन हो सकते हैं। अभी नेफ्रॉन क्या है? बेसिकली फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये फिल्ट्रेशन यूनिट काम क्या करेगी? तो हर एक पर्टिकुलर ब्लड के सेल को ये फिल्टर करती है। ये क्या फिल्टर करती है? तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सी शेप स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे ब्लड एंटर होता है, किडनी में ब्लड जाएगा, वहां पे ब्लड जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड, जो काम की चीजें है ना, वो वापस से ब्लड में आ जाएगी। यहाँ पे 2 नलियां आ जाती है, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, बराबर। तो रीनल आर्टरी से ब्लड नेफ्रॉन में जाता है और रीनल वेन से ब्लड नेफ्रॉन से बाहर आके मेन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अल्टीमेटली ये जो पूरा वी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हैंडलेस लूप बोलते हैं, बराबर है। यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जाएगा, ब्लड फिल्टर होता रहेगा एंड अल्टीमेटली यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जाएगा अपने यूरिथ्रा से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से बाहर, बराबर। ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे अंदर नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें सॉल्ट, एमिनो एसिड, वेरियस आयंस, ये सब कलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं। ये होना ही चाहिए, ये तो काम की चीजें हैं। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें जो है वो यूरिन के फॉर्म में यहाँ पे जमा होती रहती है। नॉर्मल अडल्ट, एक नॉर्मल अडल्ट है, दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन करता है नॉर्मली, ये नॉर्मल है। लेकिन अपना जो किडनी है कितने लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर करती है? 180 लीटर्स। यानी अपना ब्लड जो है एक नॉर्मल अडल्ट में 6 लीटर जैसा खून होता है। 60 टाइम्स या 30 टाइम्स जिसको बोलते हैं, इतने टाइम्स अपने पूरे दिन में इतनी बार ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो सोचो किडनी कितनी एसेंशियल ऑर्गन रही होगी। और अगर किडनी फेल होती है तो क्या होता है? किडनी फेल होती है तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा। ब्लड अगर फिल्टर नहीं होगा तो टॉक्सिक चीजें बॉडी के अंदर ही रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो नर्व क्लॉग सीधा, बराबर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जब किडनी खराब होती है तो डायलिसिस, ये आर्टिफिशियल डायलिसिस मशीन है, यहाँ पे अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जो नॉर्मल नेचुरल किडनी है उसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, एमिनो सॉल्ट इसमें नहीं हो पाता। यानी ब्लड खाली कहने को ही ट्रांसफर होगा, फिल्टर होगा, टॉक्सिक चीजें निकलेगी, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन होगा नहीं। इंसान अल्टीमेटली कमजोर होते होते लंबे समय तक वैसे भी जीने वाला। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट भी कई सारी चीजें एक्सक्रीट करती है, रबड़, गम, रेजिन वगैरह, कई सारी चीजें जो उनके लिए तो किसी काम की नहीं है, लेकिन हमारे लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट के तौर पे काम लगती है। तो ये एक्सक्रीशन प्लांट भी करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम लोग उससे दवाइयां बना देते हैं, वो उनका सेकेंडरी सब्सटेंस है, उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन अपने तो काम आता है ना। तो इस तरह से तो प्लांट रेजिन, गम, लेटेक्स, कई ग्लोव्स बनते हैं लेटेक्स वाले, ये सारी चीजें प्लांट के एक तरह के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ही रहते हैं जो वो लोग रिलीज करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, लेकिन अपने किसी काम के ये सब आते हैं, उनके किसी काम के नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, भाई सबसे अच्छा चैप्टर है ये। इसमें 3 मार्क्स में भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क में इसमें नहीं आता, 3 या 2 मार्क में आता है। ऑब्जेक्टिव्स की दुकान लगी हुई है, हार्मोन्स वगैरह, इसमें बहुत सारा कुछ है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम का यहाँ पे बात कर लेते हैं। न्यूरॉन तुम्हारा, भाई नेफ्रॉन और न्यूरॉन अलग अलग है, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा। नेफ्रॉन किडनी वाला जो है और न्यूरॉन जो है वो भेजे वाला है। ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर 2 मार्क में खाली स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जा सकता है। न्यूरॉन के 3 पार्ट है यहाँ पे, कौन कौन से है? पहला तो माथा, इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी में ऊपर वो करंट जैसा बाल सब निकले हुए, क्या बोलते हैं इसको? डेंड्राइट। उसके बीच में क्या है? न्यूक्लियर। और पीछे की पूंछड़ी क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। नर्व एंडिंग जो बाद में एंड में आती है उसके। ठीक है, नाउ इन तीनों के पहले फंक्शन समझ लो। डेंड्राइट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, स्टिमुलस, इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। इसको रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? तो डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट रिसीव करता है। तो ऑर्गन से, स्किन से, जितने भी अपने सेंसरी ऑर्गन है उन सभी से डेंड्राइट रिसीव करता है। फिर जाएगा वो न्यूक्लियस के होते हुए फिर ये एक्सॉन में। अभी एक्सॉन में यहाँ पे पूरा इंटरप्रिटेशन होता है, अल्टीमेटली नर्व एंडिंग में जाएगा। नर्व एंडिंग में क्या धंधा होता है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। इन केमिकल रिएक्शन से कुछ केमिकल मैसेंजर्स क्रिएट होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करेंगे वही सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, एक गैप के थ्रू। ये गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन
from which the electrical impulse generated are transferred from one neuron to another. लेकिन याद रखना, nerve ending of one axon connected to the dendrite of the other neuron. याद रखना, एक एक्सॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट रिसीव करता है. यानी एक न्यूरॉन ऐसा है, उसके बाद में एग्जैक्ट दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, इस तरह से. व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ वन न्यूरॉन साइज? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है. तो विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? न्यूरॉन. विच इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? बोल गए? बिगेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ओवम सेल. फीमेल का जो ओवम गैमेटिक सेल है ना, वो बिगेस्ट सेल है. लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन. ठीक है, ये याद रखना. नाउ अब होता क्या है, हाउ दिस रिफ्लेक्स एक्शन नहीं, एक्शन टेक्स प्लेस. रिफ्लेक्स एक्शन की बात बाद में करते हैं. दिस न्यूरॉन एक्स, जैसे कि हमारी कोई ऑर्गन है, अगर इस पे किसी ने गर्म चाय वाला एग्जांपल दिया था आपको मैंने, तो द सेंसरी ऑर्गन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन थ्रू डेंड्राइट. दिस डेंड्राइट इंफॉर्मेशन पास ऑन थ्रू नर्व एंडिंग एंड पास ऑन टू अदर न्यूरॉन एंड सो ऑन. इट विल बी पासिंग ऑन टू फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी ऑर्गन से हमारे यहाँ तक आएगा. क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा. वहां पे रिले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कैरी आउट करेगा. बट ये जल्दी जल्दी वाली इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्स एक्शन की पहले. चलो उसकी बात करें. स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर वो इंफॉर्मेशन पास करेगा. हाथ हटाना है, हटाना, मुक्का मारना है, जो भी करना है, वो कौन करेगा? मसल्स. मसल्स एक्ट करेंगे ना, तो वो होता है मोटर न्यूरॉन. ये काम जो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेजी से होता है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन मिलती है. तो जैसे कि ये इंफॉर्मेशन सारी ब्रेन तक भी जाती है, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा उसको. अल्टीमेटली यही चैनल तो वही है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू ही वो एक्ट करने वाला है. ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूरॉन के थ्रू होता है. सोचना, समझना, एक्ट करना, वो सारी चीजें न्यूरॉन के तहत ही होता है. अपना पूरा बॉडी का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सब नर्वस सिस्टम के थ्रू जनरली होता है. ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पता है. रिफ्लेक्स एक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होता? ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड उसमें इन्वॉल्व होता है. हाँ, बाद में ब्रेन को जरूर से पता चलता है. तो ब्रेन के 3 पार्ट. हाँ, दूसरी बात, नर्वस सिस्टम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सीएनएस एंड पीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या इंक्लूड है उसमें? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जबकि पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व रहती है. क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12. एग्जाम में पूछा था, भूल गए थे आधे लोग, और सुसु वाले चले. और अपना वर्टिबल कॉलम से कितनी नर्व्स अराइज होती है? 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती है, पूरी बॉडी में फैली हुई होती है. इसके अलावा एक और सिस्टम होती है, एएनएस. ये याद रखना, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस. एएनएस यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ये ऑटोनॉमस इसमें नहीं है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करता है? इसमें 2 पार्ट होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है. जैसे कि अपने दौड़ते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो रुक जाएंगे तो जिंदगी भर 120-150 चलने नहीं वाली, और थम जाएगी, वापस 60-70 पे आ जाएगी. तो अगर एक ऑर्गन फंक्शन हाई कर रहा है तो दूसरा उसको लो करता है. ये आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में. ठीक है, वो अलग बात है. बट 3 तरह की सिस्टम आती है, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस. ठीक है, चलो अब पहले ब्रेन की बात कर लेते हैं. ब्रेन यहाँ पे 3 मार्क का सबसे बड़ा दावेदार है, इस चैप्टर से पूछ सकते हैं. तो ब्रेन का डायग्राम आपको करना है, इसमें वो जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बनाना है, और उसके पार्ट्स हमको लिखने हैं. तो ब्रेन के 3 पार्ट है, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन का सबसे मेन थिंकिंग पार्ट किसका है? सेरेब्रम. सेरेब्रम के कई सारे पार्ट्स है, एसोसिएशन एरिया रहता है, थिंकिंग, विजन, स्मेल, टच, सब कुछ इसके अंदर होता है. कई तरह के लोब्स अंदर मौजूद है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. अगर बाई चांस पूछे तो टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये सब मैंने लिखवाया था, वो लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसमें. फिर आते हैं बीच में मिड ब्रेन. हाँ, पहली बात, हाइपोथैलेमस कौन से में? लपेट फोर ब्रेन में. याद रखना, उसमें भले मिड ब्रेन में दिखाई दे रहा है, वो पीछे की साइड है. हाइपोथैलेमस इज इन फोर ब्रेन. याद रखना इस चीज को. मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्टेड रखता है. और तीसरा आता है तुम्हारा हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन किसको कनेक्टेड रखता है? मिड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्टेड रखता है. ठीक है, तो पूरी चेन ही है यहाँ पे. तो हिंड ब्रेन में यानी हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स है? 3. पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. पॉन्स का काम क्या? रेस्पिरेशन. मेडुला ऑब्लोंगेटा, सलाइवेशन, देन वॉमिटिंग, हिकअप्स, ये सब यानी इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए. और सेरेबेलम वॉलंटरी एक्शन, मेंटेन प्रिसिजन,
एक्यूरेसी, पोजीशन, इक्विलिब्रियम, इन सब में सेरेबेलम काम लगता है, ठीक है। सेरेबेलम जो सारी की सारी वॉलंटरी एक्शंस में काम लगता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा सारी की सारी इनवॉलंटरी एक्शंस में काम लगाता है। तो ब्रेन के इतने पार्ट्स खाली आपको समझा देना है, बस इससे ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क में ही पूछा जाएगा, इसमें 4 मार्क में जनरली आता नहीं है। दूसरा, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ब्रेनी बॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, क्रेनियम। उसके नीचे कौन सी 3 लेयर होती है, मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर पूरे ब्रेन में फ्लूइड भी होता है, क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पूछे तो अगर लिख देने का। नाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में होते हैं हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन बोलते हैं, प्लांट इसलिए फाइटो हार्मोन इनको बोला जाता है। तो प्लांट्स के कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें 3 बेसिकली जो है वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं, और 2 जनरली एक ही बट 2 ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है। विच आर द 3 ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये 3 ग्रोथ प्रमोटर है। अब कैसे, ऑक्सिन कहाँ काम आता है, स्टेम शूट टिप्स को इंक्रीज करने में, यानी कि लेंथ बढ़ाने में काम आता है। कैसे होता है ये, तो ड्यूरिंग सनलाइट, जब सनलाइट फॉल करती है प्लांट के ऊपर, तो ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होता है, शेडी पार्ट पे डेवलप होता है, ताकि वो उस प्लांट को सनलाइट की तरफ बेंड कर सके। सनलाइट की डायरेक्शन हमने देखा है, प्लांट सनलाइट की डायरेक्शन में ही आराम से उस डायरेक्शन में बहते हैं, यानी कि जाते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। इस इफेक्ट को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो पूछे विच हार्मोन इंक्लूड्स इन फोटोट्रॉपिज्म, योर आंसर विल बी ऑक्सिन, ठीक है। जिबरेलिन क्या करता है, स्टेम के विड्थ को बढ़ाता है। और तीसरा साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में काम लगता है, जो सेल का ग्रोथ होता है उन सब में काम लगता है। ये 3 ग्रोथ प्रमोटर बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 ग्रोथ इनहिबिटर की बात कर लेते हैं, जिसमें एब्सिसिक एसिड है और इथिलीन, एक और भी एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया था। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो पत्ते खर के गिर जाते हैं तो उसमें काम लगता है। जबकि इथिलीन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो पकते हैं तो इसमें काम लगता है। क्या हुआ लास्ट बेंच, इधर ध्यान दो, अभी इसमें काम लगता है। तो ये 5 तरह के हार्मोन्स है, ये 5 तरह के हार्मोन की वजह से काम होता है। नाउ कई तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, अपनी तरह नहीं कि प्लांट हिलते डुलते रहते हैं, बट इनमें किसी तरह के मूवमेंट जरूर से हमने देखे हैं। सबसे पहले तो फोटोट्रॉपिज्म, क्या होता है इसमें, लाइट की डायरेक्शन में जो प्लांट मूव करता है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के पार्ट्स, 2 तरह के काम करते हैं। शूट का कैसा फोटोट्रॉपिज्म होगा, पॉजिटिव, जबकि रूट का कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया। सेकंड, जियोट्रॉपिज्म, नाम से बदलता है ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म में भी 2 पार्ट काम करेंगे। शूट का कैसा होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जबकि रूट का कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया सबको ये चीज। थर्ड थिंग अपना केमोट्रॉपिज्म, हमने देखा है फ्लावरिंग प्लांट में जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है नीचे ओवरी तक, उसको बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। तो केमिकल रिलीज होता है जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं, तब जाके पोलन ट्यूब डेवलप होती है। तो कैसे हुआ ये, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो प्लांट में इसको केमोट्रॉपिज्म बोला जाता है। फिर चौथा अपना कौन सा, हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की डायरेक्शन। इसमें भी 2 होगा, तुम्हारा शूट जो होगा पानी की डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट करेगा शूट ऊपर, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट बोला, रूट का पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म रहेगा और शूट का नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन पानी में जाएगा। एंड लास्टली टिग्मोट्रॉपिज्म, या तो टिग्मोनास्टिक मूवमेंट। कौन करता है, मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट वाला याद है ना, वो करता है। क्या करेगा इसमें, अब प्लांट में नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो ये अपने शेप को कैसे चेंज करते हैं, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। जैसे ही टच करेंगे ना, तो दूसरी बात, जहाँ पे टच किया वहां पे रिस्पॉन्स नहीं होगा, वहां से कहीं और ही जगह पे रिस्पॉन्स होगा। तो जैसे ही टच करेंगे, सेंस करेंगे हार्मोन, और फटाक से जो सिकुड़ जाएंगे। कुछ प्लांट ही, सभी प्लांट में ऐसा नहीं होता, तो बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द वाटर। तो ये 5 तरह के नेस्टिक मूवमेंट्स है या ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट में। ये भी आपको 3 मार्क में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये तो प्लांट का हो गया। एनिमल में भाई कई तरह की चीजें हैं, एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन कई तरह के, अपने अगर बेजे से शुरू करें तो बेजे में सबसे पहला कौन, पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन। देखो मैं ग्लैंड का नाम लेता हूँ, आप मुझे हार्मोन बताना। सबसे पहले पिट्यूटरी, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन इसको बोलते हैं। क्या काम में लगता है, बॉडी के ग्रोथ बढ़ाने में काम लगता है, हाइट बॉडी बढ़ाने में काम लगता है, ठीक है। अगर इसमें एक्सेस ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो गया तो क्या होगा, जाइजेंटिज्म, जो कि एक डिफेक्ट है। अगर कम रह गया तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, ये भी एक डिफेक्ट है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम क्या है,
मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इस मास्टर ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? नाम नहीं बोला मैं अभी, रिलीजिंग हार्मोन, आरएच हार्मोन इसको बुलाता है। इसके अलावा एक और हार्मोन भी है जो अपनी स्टडी में है ब्रेन में, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कहाँ काम लगता है? स्किन पिगमेंटेशन, और इसके अलावा ये अपना इम्यून सिस्टम में भी काम लगता है मेलेटोनिन, ठीक है। स्किन पिगमेंट हाई अगर होगा यानी कि एशियन पेंट्स, दैट मींस मेलेटोनिन पिगमेंट इज हायर, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। नाउ देन कम्स टू आवर नेक रीजन, विच हार्मोन? थायरोक्सिन। विच ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। व्हाई थायरोक्सिन इज नेसेसरी? मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। इसका अपने बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म करना होता है उसके लिए थायरोक्सिन जरूरी है। थायरोक्सिन कौन बनवाने में मदद करता है? आयोडीन। नहीं होगा तो क्या होगा? गॉइटर, नेक रीजन स्वेल हो जाएगा, याद है। उसके बाद अपने आते हैं थाइमस पे। थाइमस किस लिए काम आता है? थाइमिन हार्मोन रिलीज अपनी इम्यून सिस्टम के लिए काम। उसके बाद और नीचे किडनी के ऊपर दो पैर में कौन? एड्रिनल ग्लैंड। किसमें काम आता है? एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। कहाँ काम? इमरजेंसी सिचुएशन में, वेयर ऑर्गेनिज्म नीड टू फाइट और फ्लाइट, इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। टारगेट ऑर्गन हार्ट, टारगेट ऑर्गन इज हार्ट, हार्ट बीट बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड कहाँ नहीं जाएगा? इस सिचुएशन में स्टमक और इन सब में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? मसल सिस्टम में जाएगा। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद बात करते हैं अपने, अगर मेल्स हैं तो मेल्स में स्पेसिफिक टेस्टिस हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, दिस टेस्टिस आर इन पेयर, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में काम लगता है। फीमेल्स में पेयर, ओवरी, हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा पेनक्रिया, इंसुलिन हार्मोन, दूसरा एक और भी है, याद नहीं रहता ये वाला, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन इंसुलिन क्या करता है? इंक्रीज लेवल ऑफ शुगर जो बॉडी में होता है उसको कम करता है, जबकि ग्लूकेगॉन क्या करता है? डिक्रीज लेवल अगर हो गया था, बहुत हद तक शुगर कम हो गया था, तो नेचुरली उसको इंक्रीज करता है, याद रखना, ठीक है, इस तरह का। फिर थायराइड के साथ ही दूसरा पैराथायराइड ग्लैंड भी रहता है जो कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो ये सारे हार्मोन्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखाए थे हमने, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, ये सब पैराथायराइड ग्लैंड्स में। थाइमस हो गया, पेनक्रिया हो गया, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल सब हो गया। चलो बहुत अच्छा। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।